आप सुन रहे हैं नाइट 130। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। शहर से लगभग 5 किलोमीटर बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था। उसके एक तरफ घना जंगल और दूसरी तरफ मिट्टी का दोराहा, जहां से एक रास्ता गांव की ओर जाता था और दूसरा उसी कब्रिस्तान के भीतर। लोग कहते थे सूरज ढलने के बाद वहां से कोई अकेला नहीं गुजरता। उस रात हम दो दोस्त वहां पहुंचे, मैं और राघव। हमने सोचा था बस देखेंगे और लौट आएंगे, लेकिन कुछ जगहें देखने के लिए नहीं होती, वे आपको देखती रहती हैं। रात गहरी हो चुकी थी, हवा में मिट्टी और सड़े पत्तों की गंध थी। दोराहे पर पहुंचकर राघव रुक गया। यहीं से अंदर जाना है? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। कब्रिस्तान की टूटी हुई दीवार के पास से अंदर जाने का रास्ता था। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, जंगल की तरफ से अचानक पत्तों के चरमराने की आवाज आई। हम दोनों एक पल के लिए रुक गए। फिर सब शांत, इतना शांत कि अपनी धड़कन भी तेज लगने लगी। अंदर पुरानी टेढ़ी मेढ़ी कब्रें थीं, कुछ धंसी हुई, कुछ आधी टूटी। राघव ने धीरे से कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चल वापस चलते हैं। मैंने कहा, बस 5 मिनट। हम आगे बढ़े। तभी पीछे से सूखी टहनी टूटने की आवाज आई। हमने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन दोराहे की तरफ की मिट्टी पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, जो हमारे नहीं थे। राघव की सांस तेज हो गई। किसी और के निशान हैं? वो हकलाते हुए बोला। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे भी वही दिख रहा था। वे निशान कब्रिस्तान के अंदर की तरफ जा रहे थे, जैसे कोई अभी अभी अंदर आया हो। हमने तय किया कि अब लौटना चाहिए। हम मुड़े और दोराहे की तरफ चलने लगे, लेकिन कुछ कदम बाद राघव फिर रुक गया। रुको, रास्ता यही था ना? मेरे सामने सिर्फ मिट्टी और कब्रें थी। दोराहा दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे रास्ता गायब हो गया हो। जंगल की तरफ से फिर आवाज आई, इस बार धीमी फुसफुसाहट जैसी। हवा चल रही थी, लेकिन पेड़ स्थिर थे। राघव मेरे और करीब आ गया। कोई देख रहा है, उसने बहुत धीरे कहा। अचानक हमारे दाईं तरफ की एक पुरानी कब्र की मिट्टी हल्की सी धसी, जैसे अंदर कुछ हिला हो। हम दोनों जम गए। मिट्टी फिर स्थिर हो गई, लेकिन उसके बाद कब्रों के बीच से चलने की आवाज आने लगी। धीरे, घसीटते कदम, जैसे कोई जमीन पर पैर घसीटते हुए चल रहा हो। राघव अब कांप रहा था। चल भागते हैं, उसने टूटती आवाज में कहा। हम दौड़ पड़े, लेकिन जितना दौड़ते उतनी ही कब्रें सामने आती। दोराहा कहीं नहीं। जंगल की आवाजें अब चारों तरफ से आ रही थीं। अचानक मेरे सामने वही पैरों के निशान फिर दिखाई दिए। इस बार वे हमारी तरफ आ रहे थे, जैसे कोई हमारे सामने खड़ा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। राघव अचानक रुक गया। उसकी आंखें एक तरफ टिकी हुई थीं। वो उधर, उसने कांपते हाथ से इशारा किया। मैंने देखा, जंगल और कब्रिस्तान की सीमा पर अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी, स्थिर, चुप, हमारी तरफ देखती हुई। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक काला आकार। हवा अचानक ठंडी हो गई। मेरी सांस भारी होने लगी। राघव धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसका पैर एक धंसी हुई कब्र से टकराया और वो गिर पड़ा। उसी क्षण जंगल से तेज हवा चली। पेड़ हिले, सूखे पत्ते उड़ने लगे, और वो आकृति गायब। हम किसी तरह उठे और बिना पीछे देखे भागते रहे। कुछ देर बाद अचानक हम दोराहे पर थे, जैसे वो हमेशा वहीं था। हमने एक पल भी नहीं रुका, सीधे शहर की तरफ दौड़ते रहे। अगले दिन हम दिन में वहां गए। दोराहा वहीं था, कब्रिस्तान भी, लेकिन मिट्टी पर कोई निशान नहीं, कोई धसी हुई कब्र नहीं, सब सामान्य। लेकिन जाते वक्त राघव अचानक रुक गया। उसने दोराहे की मिट्टी की तरफ देखा। मैंने भी देखा। वहां 2 जोड़ी पैरों के निशान थे, एक मेरे, एक राघव के, और तीसरी जो जंगल की तरफ से आकर हमारे निशानों के साथ साथ चलती हुई कब्रिस्तान के अंदर चली गई थी।
हम दोनों कुछ देर तक मिट्टी को घूरते रहे। दिन का उजाला था, लेकिन मेरी हथेलियां ठंडी हो गईं। राघव ने होंठ भींचे। कल रात हम दो ही थे ना? उसने धीमे से पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं थी। हमने तय किया कि अब यहां एक पल भी नहीं रुकना। जैसे ही हम मुड़ने लगे, हवा का एक हल्का झोंका आया। सूखे पत्ते हिले। जंगल की तरफ से एक धीमी सरसराहट उठी। दिन के उजाले में भी वो आवाज अजीब लगी, जैसे कोई हमें जाते हुए देख रहा हो। राघव तेज कदमों से चलने लगा। कुछ दूर जाकर उसने फिर पीछे देखा। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ऐसा लगा कोई दुराहे पर खड़ा है। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ धूप, मिट्टी और टूटी हुई दीवार। लेकिन फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था। हम शहर लौट आए। दिन बीत गए। हमने उस जगह का जिक्र करना बंद कर दिया। लेकिन डर हमेशा चुप नहीं रहता। एक हफ्ते बाद देर शाम मैं राघव के घर गया। वो सामान्य नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। कमरे की खिड़कियां बंद थीं। फिर भी वो बार बार पीछे देख रहा था। मैंने पूछा, सब ठीक है? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बहुत धीरे बोला, वो हमारे पीछे आया था। मेरे सीने में जैसे कुछ धंस गया। क्या मतलब? मैंने पूछा। राघव ने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। उस रात के बाद जब भी मैं सोता हूं, मुझे लगता है कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। वो रुका। उसका गला सूख गया था। कदमों की आवाज नहीं, बस एहसास। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसी समय उसके कमरे की दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो हल्की सी तिरछी हो गई। हम दोनों एक साथ उसे देखने लगे। कमरे में कोई हवा नहीं थी। फोटो धीरे धीरे और झुक गई। राघव की सांस अटक गई। तूने देखा? उसने फुसफुसाकर पूछा। मैंने सिर हिलाया। उस रात मैं उसके घर ही रुक गया। हमने सोने की कोशिश की। कमरा अंधेरा था, बाहर से कोई आवाज नहीं। लेकिन आधी रात के करीब राघव ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। सुन, उसने बहुत धीमे कहा। मैंने ध्यान लगाया। पहले कुछ नहीं, फिर बहुत हल्की घिसटती आवाज, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो। आवाज दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। फिर सन्नाटा। हम दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। कोई छाया नहीं, कोई हलचल नहीं, लेकिन कमरे की हवा भारी हो गई, जैसे किसी की मौजूदगी से भर गई हो। राघव कांप रहा था। वो हमें छोड़कर नहीं गया। वो बमुश्किल बोल पाया। अचानक दरवाजे की नीचे की दरार से मिट्टी की हल्की गंध अंदर आई। गीली, सड़ी हुई, जैसे अभी अभी कब्र खोदी गई हो। मैंने राघव की तरफ देखा। उसकी आंखें दरवाजे पर जमी थीं। धीरे, बहुत धीरे, दरवाजे के बाहर कुछ रगड़ने की आवाज आई, जैसे उंगलियां लकड़ी को टटोल रही हों। राघव ने होंठ खोले। वो अंदर आना चाहता है। उसकी आवाज बीच में अटक गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं, सिर्फ ठक ठक ठक। दरवाजे पर 3 धीमी चोटें। हम दोनों जम गए। कुछ पल बाद दरवाजे का हैंडल खुद ब खुद हल्का सा हिला, लेकिन दरवाजा बंद रहा। अचानक आवाज रुक गई। पूरा कमरा फिर से शांत हो गया, इतना शांत कि हमारी सांसें भी भारी लगने लगीं। राघव ने कांपते हुए कहा, शायद चला गया। उसी क्षण कमरे के कोने से मिट्टी गिरने की हल्की आवाज आई। हम दोनों ने एक साथ उधर देखा। फर्श पर, खिड़की के नीचे, गीली मिट्टी का छोटा सा ढेर था, जैसे किसी ने मुट्ठी भरकर भीतर फेंकी हो, और उस मिट्टी पर एक अधूरा सा निशान, मानव पैर जैसा, लेकिन उंगलियां लंबी, असामान्य। राघव पीछे हट गया। उसकी पीठ दीवार से लग गई। वो दोराहे से हमारे साथ आया था। उसने हकलाते हुए कहा। मुझे उसी पल याद आया, कब्रिस्तान का वो दोराहा, जहां एक रास्ता शहर की ओर जाता था और दूसरा जंगल में खो जाता था।
और जहां राघव ने कहा था कोई खड़ा है, कमरे की हवा फिर ठंडी होने लगी। इस बार ठंड बाहर से नहीं, फर्श से उठ रही थी। मिट्टी का ढेर धीरे धीरे फैलने लगा, जैसे उसके नीचे कुछ हिल रहा हो। राघव चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज गले में अटक गई। मिट्टी के भीतर से धीरे धीरे काली सड़ी हुई उंगलियां बाहर निकलीं, नाखून टूटे हुए, त्वचा फटी हुई। वो उंगलियां फर्श पर टिकीं और खुद को खींचने लगीं। मैं जड़ हो चुका था। राघव ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भाग, बस इतना ही कह पाया। और तभी कमरे की लाइट अपने आप जल उठी। तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। फर्श पर पड़ी मिट्टी अचानक स्थिर हो गई। उंगलियां वहीं रुक गईं। फिर धीरे धीरे मिट्टी वापस बैठने लगी, जैसे कुछ था ही नहीं। कुछ सेकंड बाद फर्श फिर साफ था। न मिट्टी, न निशान, न उंगलियां, सिर्फ हम दोनों सांस लेते हुए, जिंदा। उस रात के बाद हम फिर कभी उस कब्रिस्तान की तरफ नहीं गए। राघव ने कुछ दिनों बाद शहर ही छोड़ दिया। उसने जाते समय बस इतना कहा, कुछ रास्ते दो जगह नहीं ले जाते, सिर्फ एक चीज साथ ले आते हैं। मैंने पूछा क्या? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नजर। आज भी जब कभी मैं किसी दोराहे पर खड़ा होता हूं और एक रास्ता जंगल की तरफ जाता है, मैं पीछे देखे बिना आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि मुझे अब भी डर है कहीं कोई मेरे कदमों के निशान के साथ साथ चलते हुए फिर से मेरे पीछे न आ जाए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। और कमेंट में बताइए आपका नाम क्या है और आप किस शहर किस गांव से हैं।